नंबर और मास नंबर हमारा क्लियर है। फिर से एक बार करते हैं, एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? एटॉमिक नंबर मतलब हो गया एक एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। हाँ, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब दूसरा पार्ट हम लोग आएंगे मास नंबर। तो मास नंबर के लिए क्या सिखाया था? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हम लोग उसको लिखते थे कुछ ऐसे थे, एलिमेंट को यहाँ लिखते थे, यहाँ पे उसका मास नंबर लिखते थे जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग उसका एटॉमिक नंबर लिखते थे जिसको हम लोग जेड से लिखते हैं। Sorry for the voice disruption. So this is what we have studied till now. अब हम लोग इससे एक लेवल ऊपर जाते हैं। तो क्या है ना कि हमें केमिस्ट्री में क्लास 8 में हम लोग क्या करेंगे, अब एलिमेंट्स को सीरीज ऑर्डर में रखना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऊपर लिखें, फिर सीरीज में 2, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 हम 20 तक सीरीज को बढ़ाएं। अगर आपको रेफरेंस देखना है then you can have a look at page 48, the table given in your book, page 48. ठीक है, ओके। तो हम लोग एक पूरा टेबल ऐसे बना लेते हैं। इस टेबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी एटम है तो उसको पकड़ लेते हैं, चलो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन को हम लोग N से लिखते हैं। तो नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना हुआ? 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हुआ? 7। ये दो चीज हमें क्लियर है इस पर्टिकुलर टेबल से। अब हम लोग एक लेवल और ऊपर जाएंगे और एटम्स के अरेंजमेंट को समझेंगे। एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है ना, उसको समझेंगे। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है? हमारा ये सन होता है, ठीक है। सन के बाद ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट होता है जो कि मरकरी का होता है, ठीक है। तो ऑर्बिट को मैं ऑर्बिट भी कह सकती हूँ, और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ऑर्बिट को हम लोग यहाँ पे शेल के नाम से भी बोलते हैं। तो अगर मैं शेल को 1 से डिनोट करूँ तो क्या मैं पहले वाले शेल को n=1 लिख सकती हूँ? ठीक है, लिख सकती हूँ। तो इसमें क्या है मेरा? मरकरी, ये मरकरी का ऑर्बिट हो गया। फिर नेक्स्ट में मेरा कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस, सेकेंड प्लैनेट है ये। तीसरा में कौन सा प्लैनेट आता है? हमारा प्यारा अर्थ। हम लोगों ने क्या बनाया? हम लोगों ने बीच में सन बनाया, इसमें सारा मास रहता है। पहला ऑर्बिट या पहला शेल बनाया, दूसरा ऑर्बिट या दूसरा शेल बनाया, और तीसरा ऑर्बिट या तीसरा शेल बनाया। This is for solar system. Now similar is the case for atom as well. Who taught this to us? Rutherford, last lecture. Cool. हमारा एटम भी ऐसा होगा। जो यहाँ पे सन है ना, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन सब शेल में जाते हैं। अच्छा, पहला वाला शेल को n=1 है, इसको सोलर सिस्टम में क्या बोलते हैं? मरकरी का ऑर्बिट या मरकरी का शेल। एटम में क्या बोलेंगे? इसको नाम देते हैं हम K। ABCD होता है ना, वैसे K डाल दिया हम लोगों ने इसका नाम। तो कोई भी बोलेगा K शेल, तो K शेल बोलने से क्या समझेंगे हम? कि एटम है, एटम के बीच में मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो पहला शेल होगा ना, उसको K शेल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट K के बाद क्या आता है? KLM। अच्छा हाँ, K के बाद L आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? L शेल। तो जैसे वीनस का ऑर्बिट होता है ना, सेकेंड नंबर ऑर्बिट, न्यूक्लियस यानी सन से सेकेंड नंबर ऑर्बिट,
उसको बोलेंगे एल शेल, ठीक है। तीसरा को क्या बोलेंगे, KLM, अच्छा हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, M। सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 4 शेल हम लोग बनाएंगे तो उसका नाम NOP और ऐसे कंटिन्यूड रहेगा ये। और फिलहाल हम लोग KLM तक पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जस्ट हैव अ लुक, वीडियो को पॉज करो, फिर से इसको रिवाइज करो और देखो एक बार, ठीक है। तो मैं अगर उसको समराइज करूँ अभी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब n मेरा 1 होता है तो वो शेल, पहला शेल होता है उसको हम लोग K शेल बुलाते हैं, N2 होता है उसको L शेल बुलाते हैं, N3 होता है तो उसको M शेल बुलाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पहला जो मेरा ऑर्बिट था ना, उसमें सिर्फ एक ही प्लैनेट था, मरकरी। सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट होता है, लेकिन एटम में एक ऑर्बिट में एक या एक से अधिक भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो किस शेल में कितना जगह है मेरे पास, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक शेल में यानी एक ऑर्बिट में कितना प्लैनेट रह सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उतना जगह के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, उस फॉर्मूला को बोलते हैं 2n², ठीक है। ये फॉर्मूला नील्स बोर ने दिया था। यू कैन हैव अ लुक एट पेज नंबर 45 ऑफ योर बुक। अभी हम पेज 45 में हैं, पेज 45 of your book. The topic is arrangement of electrons around the nucleus of an atom, electronic configuration. So we are dealing with the same topic अभी, ठीक है। तो पहला शेल आते हैं, तो किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसका फॉर्मूला मेरा क्या होता है, 2n²। यहाँ पे n क्या है, शेल का नंबर। तो चलो पहले शेल में निकालते हैं कितना रह सकता है। तो पहले शेल में n का वैल्यू कितना है, 1, तो टोटल कितना रह सकता है, 2n², 2 इंटू n, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2। इसका मतलब पहले शेल में मेरे पास कितने रूम्स अवेलेबल है, 2 स्पेसेस यानी 2 रूम अवेलेबल है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। कम टू नंबर 2, n इज इक्वल टू 2 शेल। 2 के लिए क्या करेंगे, फिर से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 2n², 2n², n का मतलब कितना है, 2, 2², 2n², 2² क्या होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 2² यानी 4, 8। यानी जो मेरा दूसरा शेल है n इज इक्वल टू 2, जिसको हम L शेल भी बोलते हैं, उसमें कितना जगह खाली है, पहले वाले में 2 स्पेस खाली था, 2 रूम खाली थे इस होटल में। इस होटल में कितने रूम्स खाली है, 8। मतलब इसमें एक साथ सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, एक ऑर्बिट में 8 प्लैनेट घूम रहा है, ऐसे समझना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम M शेल का बात करें तो M शेल में क्या होगा, 2n², n का वैल्यू क्या है, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, सॉरी 2 इंटू 9, 3 3 जा 9, 2 9 जा 18। यानी M शेल में कितने स्पेसेस खाली है, यहाँ पे 2, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 स्पेसेस, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि KLMNO के लिए बताओ, तो आप कैसे जवाब दोगे, O मतलब क्या हुआ, KLMNO 1 2 3 4 5। अच्छा n का वैल्यू कितना आया, 5, तो O में n का वैल्यू कितना आया, 5। 2n², 2 इंटू 5 का स्क्वायर
2 इंटू 25 50। इसका मतलब जो मेरा ओ शेल होगा वो मतलब फिफ्थ वाले कौन से प्लैनेट है हमारे, मार्स जुपिटर, यानी जुपिटर वाला जो शेल होगा एटम में उसमें एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 50 50। ठीक है। वन मोर थिंग, यू डोंट हैव टू वरी सेइंग कि ऐसे तो प्लैनेट आपस में टकरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स टकरा जाएगा, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो उसका तुम चिंता मत करो कि एक साथ 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर घूमेगा तो टकरा गया तो क्या होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये सब नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? ये नहीं समझोगे आगे बहुत दिक्कत होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से चलाओ, समझ में आ गया तो फिर पॉज करके फिर से चलो, समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर भी नहीं आया तो संडे का डाउट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो 2n² का फॉर्मूला है ना, ये दो साइंटिस्ट ने मिलके निकाला था। एक साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर और दूसरे का नाम था ब्यूरी, तो इसको बोर ब्यूरी थ्योरी भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, अगर मैंने निकाला होता तो मैं इसको फरीन थ्योरी बोलती, वैसे बोर ने निकाला तो बोर और ब्यूरी ने निकाला तो बोला बोर ब्यूरी थ्योरी। ठीक है, now come to page 45 of your book. Start reading the entire passage from here, arrangement of electrons around the nucleus of an atom. आप ये पूरा पढ़ोगे, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। So page 45 of your book is completed. ठीक है, हम लोग ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल में आगे जाते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन होंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, हम ये बोरोन का बात कर रहे हैं, बी फॉर बोरोन। तो कैसे इसका अरेंजमेंट करेंगे हम, न्यूक्लियस बना दिया, 5 है। पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं, 2। ठीक है, बचा कितना, तो 2 हम लोगों ने कर दिया, पहले शेल में 2 डाल दिया। ठीक है, बचा कितना, 5 है, 2 चला गया, 3 बचेगा। तो नेक्स्ट शेल हम लगाएंगे और उसमें 1 2 3 टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो उसका कितना हुआ, एक बार 1 2 3 4 5। इसमें से 2 कहाँ है, पहले शेल में, और 3 कहाँ है, सेकेंड शेल में। ठीक है, तो what I'm trying to tell you here is, अभी हम लोग ऐसे सबका करेंगे, but what I'm trying to tell you here is कि दो I have 5, ऐसा नहीं है कि बाहर में तो 8 स्पेसेस खाली है तो मैंने पूरा 8 बाहर ही डाल दिया, नहीं है। रूल कहता है पहले अंदर वाले शेल को भरना है, जब अंदर वाला शेल भर जाएगा तब बाहर वाले शेल में जाना है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द रूल। इस रूल को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट का मतलब ये होता है 8। दूसरा रूल हो गया ड्यूप्लेट रूल, जिसका मतलब हो गया 2। तो अंदर के शेल में जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसमें जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ड्यूप्लेट रूल, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। और जब हम लोग ये सेकेंड वाला शेल, थर्ड वाला शेल सब भरेंगे, हम ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। 8 का जो पूरा है ना, 8 प्लेसेस का सेटिंग है, उसको बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम धीरे धीरे इसको कुछ एलिमेंट्स को यहाँ से उठा करके उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। अच्छा, एक चीज देखो तो, इसी इलेक्ट्रॉन में मेरे को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे दिया 2,3, तो इससे हम क्या समझेंगे, 2 और 3। तो सबसे पहले हम 2 और 3 को ऐड करेंगे। 2 और 3 कितना आया, 5। तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है एटम का, इसका नंबर ऑफ
इसका जो नंबर ऑफ एटम्स का जो मतलब सॉरी 2 और 3 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया इसका 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना 5। तो इसका मतलब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल रहे हैं तो हम किसका बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर का। एकदम अच्छे से देखो, फिर से देखो, किसी ने मुझे बता दिया कि एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन 2,3 है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे को मिल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 5, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना है 5, यानी इसका एटॉमिक नंबर ही कितना है 5। एक तो ये इंफॉर्मेशन मिल गया। 2,3 से मुझे ये समझ में आया कि इसमें कितने शेल्स है, 2 शेल, एक के शेल एक एल शेल। के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 3। सी, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ एन एलिमेंट X has got an electronic configuration of 2,3, what do you understand by this statement? तो हमें पूरा बताना है, जिसे मैंने पूरा बताया, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, n is equal to 1, n is equal to 2। ठीक है, we'll start with हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाइड्रोजन में, सिर्फ एक। तो ये मेरा हाइड्रोजन हो गया न्यूक्लियस, और उसके बाहर में कितना हो गया 1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोगों ने बनाया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, क्योंकि और कोई शेल में कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं हीलियम का। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ जाएगा हाइड्रोजन से। तो हीलियम में, हाइड्रोजन में 1 था, हीलियम का 2 है, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन भी, तो ये क्या हो गया हीलियम। तो हीलियम में 1 पूरा हो गया और यहाँ पे 1 और भर दिया हम लोगों ने। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिर्फ 2। हम लोग कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आ गई लिथियम की। सो लिथियम इज 3rd इन नंबर। इसका मतलब लिथियम में टोटल कितने एटॉमिक नंबर कितना है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना है 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है 3। तो इस अब ये क्या बन जाएगा लिथियम। तो 3 में 2 हमने भर दिया। अब मुझे एक भरने के लिए दूसरे शेल की जरूरत पड़ती है, सी। दोनों रूम मेरे ऑक्यूपाई हो गए, नो मोर रूम्स लेफ्ट इन के, ओनली रूम्स आर लेफ्ट ओनली इन दी नेक्स्ट शेल। तो इसको हम वीनस वाले शेल में भेज देते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,1। ठीक है, सिमिलरली हम बेरिलियम का बात करते हैं। तो बेरिलियम में 4 है, तो ये बेरिलियम बन जाएगा 2 एंड देन 1 तो था ही 2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका 2, 2। इजी। सिमिलर प्रोसेस विल रिपीट फॉर कार्बन नाउ। बोरोन तो हम लोगों ने कर लिया 2,3, तो ये 2 हो गया 1 2, अब ये हो गया 1 2, और ये हम लोगों ने कहा था कि ये क्या है इसका बोरोन का 3, तो हम बोरोन में यहाँ पे 3 डाल देंगे। तो ये बन गया मेरा बोरोन विच इज 5, 2 + 3 is 5। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन में क्या होगा, एक और